हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टेट की सम्मिलित प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सामान्य विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो ऐसे में आज के वीडियो सेशन में दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज थी कि सर जो विज्ञान की प्रैक्टिस है वो करवा दीजिए। तो दोस्तों मैं विज्ञान की प्रैक्टिस करवाऊंगा, सोशल साइंस की भी। तो ऐसे में जो आज का टॉपिक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोजें, मानव जीवन एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, सजीव निर्जीव, जंतु एवं पादप का वर्गीकरण। तो इतने टॉपिक को हमने यहाँ पर एक तरीके से समाहित किया है। 50 से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत दिया है आपके न्यूटन साहब ने। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। दोस्तों अब इसमें क्या है, भारतीय वैज्ञानिक कौन है इनको आपको डिसाइड करना है। एडिसन है, मैडम क्यूरी है, गैलीलियो हैं या हरगोविंद खुराना है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। जो हरगोविंद खुराना साहब हैं ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, बाकी सब इसमें जो है बाहर के हैं। ठीक है दोस्तों, हरगोविंद खुराना की बात करें तो ये कृत्रिम जीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे और इनको जेनेटिक कोड को डिकोड करने के लिए 1968 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जेनेटिक कोड को ये डिकोड किए थे और कृत्रिम जीन बनाने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसके द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है? दोस्तों मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरे का सही जवाब है स्कैनर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, स्कैनर से क्या होता है, मस्तिष्क की जांच होती है। और आजकल दोस्तों एमआरआई जिसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस तकनीक से मस्तिष्क की स्कैनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो दोस्तों दैनिक जीवन जितना साइंस उपयोगी उतना टेक्नोलॉजी भी, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही उपयोगी है। ठीक है, वैज्ञानिक संयंत्रों को जो आपके कार्य हैं व्यवहारिक रूप से उनका सरलीकरण ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। जैसे आपको क्या है, मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मेहनत करेंगे तब जाके होगी, और यहाँ पर क्या है, चुटकियों में होती। जैसे कपड़ा धुलना है तो आप कपड़ा धुलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं के अडॉप्ट करोगे तब जाके धुल पाओगे, लेकिन वॉशिंग मशीन का यूज कर लिए तो बहुत आसानी से कपड़े धुल गए। तो दैट इज टेक्नोलॉजी, इसी को कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो आपने वैज्ञानिक उपकरणों का, यंत्रों का उपयोग करके कार्यों को आसान बनाया है, तो यही प्रौद्योगिकी है। ठीक है दोस्तों, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? तो जो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क रहता है वो इंटरनेट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे किसी की जानकारी का केवल एक क्लिक की सहायता से सारा जो डेटा है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मृदा प्रदूषण से क्या कम हो जाती है? अगर हम सॉयल पोल्यूशन की बात करें तो इससे जो प्रोडक्टिविटी होती है, उर्वरा शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किस वैज्ञानिक उपकरण के कारण हुई है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण है, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। आईसीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है दोस्तों, आईसीटी का क्या कुछ फुल फॉर्म है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का प्रयोग करके जो आपका जैसे विद्यालयों में बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यीकरण हुआ है और साथ ही साथ भौतिक अवस्थापनाएं भी बनी हैं। और आईसीटी का प्रयोग करके जो रेमेडियल क्लासेस हैं, और इसके बाद बहुत सारी जो क्लासेस में आप लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट क्लासेस का संचालन करते हैं, ये सब आईसीटी की ही देन है। शिक्षा में इसका क्रांतिकारी परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों संचार के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? संचार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विज्ञान की देन क्या है? तो 8वें का अगर हम देखें तो टेलीविज़न भी है, फैक्स भी है, टेलीफोन भी है, सभी संचार की क्षेत्र की देन है। दोस्तों निम्नलिखित में से मनोरंजन का साधन क्या नहीं है? तो दोस्तों वीडियो गेम, फैक्स, कंप्यूटर, टीवी, इनमें से क्या है मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का जो साधन है वो फैक्स नहीं है।
इसके द्वारा मैसेजेस जो है भेजे जाते हैं, लेकिन और सबसे आप इंटरटेनमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, रुई को बिनौले बीज से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रुई को बिनौले बीज से हटाओगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब ओटना होगा। अब कर्सर का थोड़ा सा विजुअल अच्छा बन रहा होगा, तो ओटना है। देखिए, रुई को बिनौले बीज से हटाने की जो प्रक्रिया है वो ओटना कहलाती है। कपास जो रेशा है वो प्राकृतिक रेशा है, और अगर हम बात करें तो अन्य कृत्रिम रेशे को ऐंठ कर सूत बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। कताई क्या है कि जो भी कृत्रिम रेशे हैं उनको ऐंठ कर सूत बनाने की क्रिया को कहेंगे, जबकि धागा या सूत से कपड़ा बनाने या उनके स्वेटर आदि बनाने को बुनाई या निटिंग कहते हैं। बुनाई ये हो गया। अब दोस्तों हम बात करें तो मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई करने के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, और यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो कताई, ओटना, बुनाई और अभिमार्जन, ये आपको मैंने चारों चीज़ों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु का क्या उदाहरण है? तो अगर हम इसमें बात करें तो आपका रेयान, नायलॉन और डेक्रान जो हैं ये सभी कृत्रिम रेशे हैं, लेकिन रुई आपका क्या है, ये कपास से निकलती है और ये प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। दोस्तों जातव तंतु का क्या उदाहरण है? जातव तंतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊन इसका उदाहरण है। ऊन जातव तंतु का उदाहरण है। जातव तंतु को जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। कपास एक क्या है, पादप तंतु है, जबकि नायलॉन कृत्रिम तंतु है। पटसन भी इसी तरह प्राकृतिक हो गया। जो जातव का मतलब जो जानवरों से तंतु निकलेगा उसको कहेंगे जातव तंतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? तो रेशम का रेशा जो प्राप्त होगा वो रेशम के कीट से प्राप्त होगा। ठीक है। और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। संश्लिष्ट रेशा कौन है? सिंथेसाइज्ड जो फाइबर है वो कौन सा है? तो इसमें नायलॉन है। ऊन, जूट, कपास ये जो है क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि जो कृत्रिम रेशा है ये जो है नायलॉन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेयान का एक स्रोत है? ऊन या पेट या कास्ट लुगदी या रेशम? तो रेयान का स्रोत कौन सा है? छठे का सही जवाब है कास्ट लुगदी। अगर बात करें तो रेयान को कास्ट लुगदी से तैयार किया जाता है। कपड़ा उद्योग में इसको कृत्रिम रेशे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पॉलीकार्ड बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं कौन से? पॉलीकार्ड बनाना है अगर आपको तो पॉलिएस्टर और कपास, किसको? पॉलिएस्टर और कपास को मिलाओगे आप तो पॉलीकार्ड तैयार होगा, जबकि पॉलीवूल को पॉलिएस्टर और ऊन को बना के करते हैं। पॉलिएस्टर और ऊन को मिलाओगे तो यहाँ पर क्या दोस्तों मिलेगा? पॉलीवूल। क्या मिलेगा? पॉलीवूल मिलेगा। और पॉलीकार्ड, पॉलिएस्टर और कपास। देखिए, पॉली से पॉलिएस्टर और कार्ड से कपास, का से कपास। अब पॉलिएस्टर और ऊन मिलाओगे तो पॉलीवूल, ऊल से ऊन हो गया। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है और उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ये बिजली के स्विच, हैंडल और कई तरह के बर्तन बनाने में प्रयोग होते हैं। जो बेकेलाइट और मेलामाइन हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। बेकेलाइट और मेलामाइन, तो यहाँ पर मेलामाइन सही जवाब हो जाएगा। पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की प्लास्टिक होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ क्या है? तो रेयान जो है रेशम के समान जो है दिखने वाला पदार्थ है। दोस्तों खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है? तो खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का जो सबसे उपयुक्त पदार्थ है वो आपका बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। यह एक
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ध्यान रखिएगा, बेकेलाइट कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है? तो अगर हम बात करें तो पीवीसी का फुल फॉर्म पूछेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी हो गया, आपका पॉलीथीन हो गया और बेकेलाइट हो गया। ये संश्लेषित अर्थात कृत्रिम पदार्थों द्वारा प्राप्त किए गए रेशे होते हैं। बाकी नाइलॉन, टेरिलीन, ऊन, ये कॉम्बिनेशन में ऊन आ गया, इसमें कपास आ गया, इसमें ऊन आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। सिर्फ संश्लेषित पदार्थों का समूह छांटना था, तो पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, जो सामान्यतः रसोई में काम आने वाले जार बनाने के काम आता है वो कौन है? तो 12वें का प्रश्न है दोस्तों, पेट की बात करें तो पॉलीएथाइलीन टेट्राफ्थलेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलीएथाइलीन टेट्राफ्थलेट। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वजह से इसमें मेहनत करेंगे। तो पी से हो गया पॉली, पी से पॉली, और फिर क्या है? एथाइलीन, पॉलीएथाइलीन, ई से एथाइलीन, और टी से टेट्रा, टी से क्या? टेट्रा, आधा फा, टेट्राफ्थैलेट, ये इसका पॉलीएथाइलीन टेट्राफ्थैलेट। ठीक है, काफ़ी मुश्किल सा है, लेकिन इसको आपको दोस्तों रटना है। सामान्यतः रसोई में काम आने वाले जार बनाने में ये प्रयोग में आता है, पेट। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन की बात करूं दोस्तों तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या है? सेरीकल्चर है, और इसके कीट को बोबेक्स मोरी कहते हैं। ठीक है, और यह मेलबरी यानी सहतूत की पत्तियां खाता है। इसका कीट कौन सा है? बोबेक्स मोरी है इसका कीट, और यह मेलबरी यानी कि सहतूत की पत्तियां खाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से, फलाभित्ति से। तो 14वें का सही जवाब है बीज चोल से। तो दोस्तों अगर बात करूं तो कपास के बीज के चोल में बाह्य उपत्वचा की कोशिकाएं लंबी होकर रेशे का स्थायी रूप धारण कर लेती हैं, और इसको ही कपास का रेशा कहते हैं। दोस्तों रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम कीट की जो दोस्तों प्यूपा की स्टेज होती है उससे रेशम प्राप्त होती है। रेशम कीट का लार्वा एक पदार्थ उत्पन्न करता है जो कठोर और जटिल होता है। लार्वा एक ग्रंथि द्वारा इसे अपने चारों ओर स्रावित करके आवरण बनाता है, जिसे प्यूपा या कोकून अवस्था कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा एक्रिलिक नहीं है, बाकी सिल्क, जूट और कॉटन ये सब हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्कस कर लिए हैं रेशम वाला पार्ट। तो एक्रिलिक, जिसमें पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट भी कहते हैं, एक पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पहला क्वेश्चन है, जीवों में इनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती है? तो जीवों में दोस्तों क्रिस्टलन की योग्यता नहीं होती, चलन, जलन और श्वसन ये सब गुण पाए जाते हैं। तो जीवों में योग्यता चलन, श्वसन, जल की होती है, लेकिन क्रिस्टल की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जवाब है कि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इसी वजह से पक्षी चाहे जितनी ऊंचाई पर उड़ें उन्हें सांस की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंशिक मूल परजीवी हैं। तो यहाँ पर अमरबेल और जो आम्ब हो गए ये आंशिक मूल परजीवी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रास समान क्षमता में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले
सेकंड यानी कि प्लेनेरिया, फिर आएगा चौथा केंचुआ, फिर पहला छिपकली, फिर जो है आपका गरुड़ आएगा, लास्ट में पुरुष आएगा। तो जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रासमान क्षमता में व्यवस्थित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मेढक रहता है, तो जल और स्थल दोनों में मेढक आपका रहता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है ऊंट के ऊबड़ में ऊर्जा होता है। ऊंट के ऊबड़ में अगर हम ऊर्जा की बात करें 7वें प्रश्न की, तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ए, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा। एक क्वेश्चन रह गया, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मछली गिल्स के मदद से सांस लेती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागफनी का पौधा कैसा होता है? तो ये दोस्तों मरुस्थलीय होता है। कैसा होता है? नागफनी का पौधा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पौधा है, और इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण इसके जो पत्ते हैं कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, ताकि वाष्पीकरण की दर को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हो गया। अगला है प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो जो प्रोटिस्टा जगत में सभी जीव एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और क्या हो गया आपका अमीबा। तो इसका इस लिहाज से एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक ये सही जवाब होगा। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले ये जीवधारी हैं। दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इनको मोनेरा में सम्मिलित किया गया है। जो 5 जगत वर्गीकरण विधि है, तो इसमें बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को किस में सम्मिलित किया गया है? मोनेरा में। दोस्तों स्थानिक जातियां क्या हैं? स्थानिक जातियां, तो इसका सही जवाब है वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, स्थानिक जातियां कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। दोस्तों किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान करने के लिए तालिका की विकसित की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जॉन रे। जॉन रे ने जानवरों को पहचान करने के लिए की एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है, और इसका उपयोग पौधों, जानवरों, जीवाश्मों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका या की को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है कौन जो है वास्तव में मीन नहीं है? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो रजत मछली है वो रजत मीन एक पंखहीन कीट है। यह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, और ये बिल्ली मछली, कुत्ता मछली, फुफ्फुस मछली, ये सभी मछली हैं। लेकिन आपका जो रजत मछली है ये एक पंखहीन कीट है, इसमें पंख नहीं पाए जाते, ये एक कीड़ा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ का ये जंतु भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण से। फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है फोटोफॉस्फोरिलेशन। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें अपने हिसाब से, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, 10 दिन ही मैक्सिमम बच रहे हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम फटाफट देखेंगे, और इसका यहाँ पर सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, एडीपी और एटीपी बनना। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? फास्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है एडीपी से एटीपी बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं? तो दूसरा का सही जवाब है स्वपोषित, ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो फलीदार पौधों की अगर हम बात करें तो ग्रंथिका जड़ें इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों तने या जड़ की मोटाई के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो तने या जड़ की मोटाई के लिए यहाँ पर जो आपका विभाज्योतक होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों जब पौधों की कोशिका को सांद्र नमक के
घोल में रखा जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन ये घटना घटित हुआ करती है। दोस्तों, फीते के समान क्लोरोफिल किस पौधे में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीते के समान क्लोरोफिल, तो ये दोस्तों पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। किसमें? स्पाइरोगायरा में फीते के समान क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों, सामान्य रूप से रोटी कवक जिसको ब्रेड माउल्ड कहते हैं, यह कौन है? तो सातवें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइजोपस। जो राइजोपस है सामान्य रूप से रोटी कवक है, ब्रेड माउल्ड है। दोस्तों, हरे नारियल को तोड़ने पर जो दूध निकलता है वह मुख्य रूप से क्या होता है? तो जो दूध निकलेगा तरल भ्रूण कोश होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णवृंत के बिना पत्ती क्या कहलाती है? तो पर्णवृंत के बिना पत्ती आपकी कहलाएगी आवृंत। आवृंत आवृंत। दोस्तों, किसमें स्टार्च कण अधिक संचित होते हैं? तो इसका सही जवाब है आलू में। आलू में जो स्टार्च कण होते हैं वो अधिक संचित होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया से संबंधित गति को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुकुंचन। क्या सही जवाब है? अनुकुंचन। पुष्पों के खुलने और बंद होने की क्रिया से संबंधित गति क्या है? अनुकुंचन कहलाती हैं। तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। सोचेंगे कि आज कल में 1 2 3 वीडियो और साइंस के फटाफट ला के पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेंशन न लीजिएगा दोस्तों, जितना हो पाएगा उतना मैक्सिमम हम देने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए एक लाइक एंड शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमारी फैमिली बड़ी हो और साथ ही साथ हमें और हमारी कंटेंट क्रिएटर टीम को मोटिवेशन भी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।